हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एक नए अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं और वो अधिकार क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ये स्वतंत्रता का अधिकार हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हम भारतीय संविधान में अधिकार, तो अधिकारों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा दूसरा अधिकार है। हम समता के अधिकार पर बात कर चुके हैं और आज हम स्वतंत्रता के अधिकार पर यहां पर बात करने वाले हैं। तो अब स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो गया? तो आपको पता होगा कि हमने जो चर्चाएं करी हैं या हमको जो चीजें पता है, तो हमने संविधान का भाग 3 पढ़ा हुआ था। संविधान का भाग 3 पढ़ा था और इसमें हमने मूल अधिकार के बारे में जाना था। किसके बारे में जाना था? कि मूल अधिकार क्या होंगे, इनके बारे में जाना हुआ था। और मूल अधिकारों की संख्या भी हमने जानी थी कि 6 प्रकार के मूल अधिकार हुआ करते थे, ये हम जानते थे। अब इसमें हमने एक पहला अधिकार जो है, अगर मैं इसके पहले अधिकार की बात करूं तो पहला अधिकार हमने खत्म कर लिया था। इसको हम समता का अधिकार कहते थे। समता का अधिकार कहते थे। और समता के अधिकार के अंतर्गत आप देखेंगे कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की बातें हमने कर ली थी। अब हम दूसरे अधिकार पर बात करने वाले हैं, जो कि क्या होगा? आपका स्वतंत्रता का अधिकार होने वाला है ना। दूसरा क्या होगा? जो कि स्वतंत्रता का अधिकार होने वाला है ना। तो दूसरा अधिकार जो है, जिसको आप स्वतंत्रता का अधिकार कहेंगे, तो हमें ये कहां से कहां तक पढ़ना है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आप पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आपको पढ़ना है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। कहां तक पढ़ना है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, 22 तक आपको पढ़ना है। 19 से 22 तक की आपको स्वतंत्रता यहां पर पढ़नी है। इसके अलावा फिर आप तीसरे नंबर का एक अधिकार देखेंगे, फिर आप चौथे नंबर का एक अधिकार देखेंगे, फिर एक 5वें नंबर का अधिकार देखेंगे और 6वें का तो आपको देखना ही देखना है। ये 6 अधिकार आप पढ़ने वाले हैं। तो हर एक वीडियो में आपको अब तीसरे का एक अगला वीडियो मिलेगा, चौथे का अगला वीडियो मिलेगा, 5वें का अगला वीडियो मिलेगा। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब आप कहना किसको चाहते हैं कि स्वतंत्रता क्या कहलाएगी, है ना। स्वतंत्रता किसको कहा जाएगा, आप किसको कहेंगे स्वतंत्रता? तो आप इसको समझ लीजिए, है ना, कि क्या कहलाएगी स्वतंत्रता। देखिए, फ्रीडम का मतलब क्या हो गया या स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया? अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कुछ बोल पा रहा हूं तो ये भी एक फ्रीडम है। मैं कहीं भी घूम पा रहा हूं तो एक फ्रीडम है। फ्रीडम अगर आप कहें कि इसे हर एक तरीके से आपको देखना पड़ेगा, इसके कई सारे पहलू आपके हो सकते हैं स्वतंत्रता को देखने के। केवल अगर आप कह दें कि किसी को खाने की स्वतंत्रता दे दी गई है या किसी को बोलने की स्वतंत्रता दे दी गई है, तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा। इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं। कई पहलू, हम जितने सारे गिन नहीं सकते, उतने सारे आयाम या पहलू इसके हो सकते हैं। हम ये कहें कि हमारा जो चीज करने का मन करे और उससे किसी को कोई नुकसान ना हो, वो सारी स्वतंत्रताएं हो जाए। मतलब मान लीजिए कि मुझे रोड पर खेलने का, क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, लेकिन उस क्रिकेट खेलने से उस मोहल्ले की शांति भंग ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे, आप खेल सकते हैं। अगर हम इन शॉर्ट बात करें, एकदम अगर जो हम कहें कि एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बात करें, तो वो वैसी हो जाएगी। मान लीजिए कि मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं है, आप खाओ। मान लीजिए मुझे ठिलिया हड़काने का मन कर रहा है, हाथ ठेला चलाने का मन कर रहा है व्यापार के रूप में, किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो भी स्वतंत्र है। अब ये कहेगा तब तक निकल के बोले मुझे तो बम बेचने का मन कर रहा है। आप ही तो कह रहे हो स्वतंत्रता है, बोले जो मन करे वो करो। बोले मैं बम बेचूंगा, गोली बेचूंगा, कट्टा बेचूंगा, ये सब फलानी बेकाना चीजें करूंगा। तो अब क्या है कि अगर आप बम बेचोगे तो वो कोई भी खरीदेगा और कोई भी कहीं भी गुस्सा आ गई कहीं भी फोड़ देगा, तो देश की एकता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा, साथ ही साथ कि जो देश में रह रहे हैं शांति, इन सबको नुकसान पहुंचेगा, नहीं करने देगी। ये स्वतंत्रता का पार्ट नहीं होगा। हाँ, हथियार बेचे जाते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आप देखें, सेना को देने पड़ते हैं, पुलिस को देने पड़ते हैं, कुछ लोगों ने लाइसेंस लिया उनको देने पड़ते हैं। लेकिन जैसे आप आलू टमाटर खरीदने जाते हैं कि टोकरी रख ली है, आलू रखे तो ऐसी टोकरी में आपको गोली बारूद देखने को नहीं मिलेगी। पिक्चरों की बात अलग है कि पिक्चरों में कुछ भी देख लिया, पिक्चरों की कहानी मत आप याद रखो। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा? जो हमारा मन करे हम वो कर सकते हैं, लेकिन किसी को नुकसान ना हो, देश की शांति भंग ना हो, देश की एकता अखंडता को नुकसान ना हो, आप स्वतंत्र हैं। और वही सारी स्वतंत्रताएं इसमें शामिल की गई हैं। इन्हीं स्वतंत्रताओं के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहली स्वतंत्रता जो आएगी वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होगा। और ये किसमें डालेंगे आप? इसको डालेंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। क्या हो जाएगा ये? तो इसको कहेंगे आप अनुच्छेद 19 कहलाएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का पार्ट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का हिस्सा हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी।
पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब अब ये क्या है, इस 19 के अंदर ABCD के फॉर्म में चल रही है ना, ये क्या चल रही है, ABCD के फॉर्म में चल रही है। ऐसे आप इनको देख सकते हैं कि इस टाइप से चल रही। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो भाषण का मतलब क्या है और अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं जरा। क्या है कि भाषण का मतलब क्या हो जाएगा और अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति, ये दो चीजें आपको यहां पर देखने को मिल गई हैं। भाषण का मतलब क्या हो गया, तो भाषण मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। जिससे मान लीजिए कि मैं कोई भी, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक भाषण दे दिया, तो ये क्या है, बोलने की स्वतंत्रता हमको मिल गई है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमें ये भाषण की स्वतंत्रता मिल गई है। हम आपसे पर्सनल बात कर सकते हैं, मंच पर खड़े होकर बात कर सकते हैं, टीवी पर जाकर बात कर सकते हैं, ये भाषण की स्वतंत्रता हो गई। लेकिन अगर हमारे बोलने से दंगा भड़क गया, अगर हमारे बोलने से कुछ गड़बड़ हो गया, हमारे बोलने से कहीं अशांति पैदा हो गई, तो फिर वो हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी। ये याद रखना है, हमें है। लेकिन ये नहीं है कि आप उठाकर मुंह उठाओ और किसी को भी चोर कह दो, किसी को भी गाली गलौज कर दो, ये स्वतंत्रता नहीं है। आप बोलोगे सर आप ही ने तो कहा था कि अभी जो मन करे वो कर देना। नहीं, जो मन करे वो कर देना, लेकिन किसी को नुकसान ना हो, किसी को कष्ट ना हो, देश की एकता अखंडता को नुकसान ना हो, शांति को नुकसान ना हो, आप फिर वो काम कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो आप बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन आपके भाषण से दंगा ना भड़के, आपके बोलने से किसी को कष्ट ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो आपको ये बोलने का अधिकार यहां पर दिया गया है। आप बोल सकते हैं, जो मन में आए बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति बोलने से ही जुड़ी हुई है। कई बार हम कई सारी चीजें ऐसी बोलते हैं जो हमारे मन में आती हैं, तो इसे हमें व्यक्त करना होता है। तो इसे हम व्यक्त करते हैं बोलकर, लिखकर, है ना, या कोई किताब में अपना इंटरव्यू वगैरह दे देना। तो इन सब माध्यमों से हम क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। अब ये अभिव्यक्ति व्यक्त करने का एक माध्यम यहां पर आजकल फेसबुक भी आ गया है, या मैं कह दूं कि सोशल मीडिया भी आ गया है। ऐसे हम लिख देता हूं मैं सोशल मीडिया के लिए। तो आप यहां पर अपनी अभिव्यक्ति, मतलब आपको मन में क्या लग रहा है उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा, अब मुझे क्या पता कि आपके मन में क्या लग रहा है। आपने बोला कि मेरे मन में लगा और मैंने लिख दिया, तो ऐसा मन में ना लगाएं जिससे नुकसान हो जाए। ऐसा लेख ना लिखें, ऐसा कोई पैराग्राफ ना लिखें, ऐसा कोई आर्टिकल ना लिखें जिससे देश को नुकसान हो, समाज को नुकसान हो, या किसी एक जगह पर कोई घटनाएं घट जाएं। ऐसी अभिव्यक्ति पर रोक लगाई गई है। तो ये बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब बोलने की स्वतंत्रता दे दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी गई है। तो अब आप कहेंगे यहां पर कि और क्या क्या चीजें आपको यहां पर मिल जानी चाहिए, है ना, और क्या क्या चीजें आपको यहां पर मिल जाएं कि अपना काम यहां पर हो जाए, अगर कहें तो अगर मैं कहूं यहां पर कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद अगर आप बात करते हैं, अगर आप इनके बाद की बात देखते हैं, तो बोलने पर ही समाचार चलते हैं। जो न्यूज है वो भी बोलने पर ही चलती है ना, बोलने पर, और कुछ वो सुनते हैं, मतलब कुछ खबर आती है थोड़ी और बढ़ा के संभावनाएं व्यक्त करके वो बोल देते हैं। तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, समाचार वगैरह जो है वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, न्यूज जो है वो भी किसका पार्ट हो जाएगी, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो ए हम पढ़ रहे हैं उसका हिस्सा हो जाएगी। तो ये वाली बात क्लियर है कि अब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार हमको दिया गया है, ये बात क्लियर है सभी को। जल्दी से एक बार हाँ या ना में जवाब देंगे, क्लियर है या नहीं। तो अब अगले पर बात करेंगे। तो अगला क्या जाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार। बस याद एक ही चीज रखनी है कि हर एक चीज पर रोक है, और रोक का कारण क्या है, रोक आपको इस तरीके से लगाई गई है कि अगर आपने स्वतंत्रता को अनलिमिटेड तरीके से या उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट किया तो रोक है। दुरुपयोग कैसा है, समाज को नुकसान ना हो, देश को नुकसान ना हो, आप फ्री है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होना, मतलब जमा होने का मतलब अगर मैं यहां पर कहूं तो आप क्या कह रहे हैं, सम्मेलन करने के बारे में बात कर रहे हैं। या एक और शब्द लिखा है यहां पर सभा करने को लेकर। तो आप खास तौर पर सभाएं देखते होंगे, नेताओं की सभाएं होती हैं, इनको यहां पर स्वतंत्रता दी गई है कि वो कर सकते हैं। सम्मेलन, अगर मैं आपको यहां पर सम्मेलन के बारे में बताने की कोशिश करूं तो सम्मेलन का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे सम्मेलन का मतलब क्या हो जाएगा। सम्मेलन यहां पर कहलाएंगे जैसे शादी का सम्मेलन हो गया, आपने देखा होगा, जैसे भंडारा हो गया, जैसे आपने देख लिया कोई कथा का सम्मेलन हो गया, है ना, आपने देखा कोई कथा हो गई, या आपने XYZ कोई और चीजें, है ना, XYZ आपने कोई और चीजें देख ली हैं जिनका सम्मेलन यहां पर करते हैं। मतलब क्या है, इन दोनों में अगर आप मतलब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोगों की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिल रही, चाहे आप सम्मेलन की बात करें चाहे सभा की।
तो आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्लास लूंगा, आपका कभी सेमिनार लेने आ गया, तो अभी कभी अपन ने बात करी तो आप इकट्ठे हो गए, तो भीड़ हो गई, तो सम्मेलन हो गई, सब इकट्ठे होकर एक जगह बैठेंगे, मैं बोलूंगा तो या तो सभा कह देंगे या सम्मेलन कह देंगे। सभा कहेंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूं, सम्मेलन क्या है कि सबको जब हम एक कॉमन बात करने का मौका देंगे तो सम्मेलन हो जाएगा। तो अब दो में से कुछ भी हमने अरेंजमेंट किया है, तो उसमें क्या हम आकर कुछ ऊटपटांग बातें कर सकते हैं क्या? नहीं बोले, ऐसा नहीं, फालतू नहीं कर सकते। मतलब सभा और सम्मेलन का अधिकार आपको दिया गया है, तो आप उसमें हमेशा ऐसे चीजों की बात करेंगे जो देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, समाज को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, शांति भंग नहीं करेगी। बार बार मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि स्वतंत्रताएं हमको इतनी अनलिमिटेड दी गई है कि एक एक फ्रीडम पर अगर बोलने की बात करें, सिर्फ अगर भाषण और अभिव्यक्ति की बात करते तो 1 घंटे तो कम पड़ जाते हैं सिर्फ इसको समझाने में। तो सिंपल सा मैं हर बार इसलिए कहता हूं कि देश की एकता, अखंडता, शांति और समाज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, समाज की जो शांति है वो भंग नहीं होनी चाहिए, आपको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो आप सम्मेलन करते हैं, शादी में आपके ऊपर है, जिसको कार्ड देना उसको बुलाओ, जिसको नहीं देना उसको मत बुलाओ, है कि नहीं है भाई? शादी वादी में गए होगे ना, मोहल्ले में सबकी शादी में नहीं बुलाया जाता ना, ऐसे तो नहीं हो कि बिना कार्ड के कपड़े पहने पहुंच गए किसी की भी शादी में। तो सबकी शादी में हमको नहीं बुलाया जाता, तो वो सम्मेलन कर रहा है, उसको लगता है कि हमें इन 4 लोगों को बुलाना है, इन 4 को नहीं बुलाना, बुला सकता है और नहीं बुला सकता, उसके ऊपर है। तो जब वो भीड़ इकट्ठी कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, तो उसका अधिकार, उसे शांतिपूर्वक करना है। मतलब ऐसा नहीं करेगा कि उसने, मान लीजिए कि वो शादी कर रहा है और उसने ऐसा कर दिया यहां पर कि एकदम लोगों का जीना हराम। आपने देखा होगा शादियों में पहले बंदूक चलाने का चलन हुआ करता था, जो यूपी वाले कुछ देख रहे होंगे तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। शादियों में जयमाला हुई नहीं कि फायरिंग धाएं धाएं चालू हो गई। अब कई बार उस फायरिंग में क्या होता है कि आपने थोड़ी सी बंदूक तिरछी कर दी और वो गोली कहीं जाकर गिरी किसी के सूखे खेत में, सूखे घर पर, तो वो जल जाते थे, या किसी को लग गई, किसी ने ड्रिंक करके चला दी, किसी को लग गई। अब जो बारात में नाच रहा था उसका तो गोली से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन गोली लग गई, जीवन खत्म हो गया। तो अब आप देखो क्या हुआ, शांतिपूर्ण नहीं रहा। तो अब शादियों के अंदर आप देखेंगे बंदूक चलाने पर भी रोक लगा दी गई है कि आप बंदूक नहीं चला सकते। तो शांतिपूर्ण मतलब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। अब कोई बोलेगा कि सर शांतिपूर्ण तो होता नहीं, उसमें तो हम डीजे भी लगाते हैं, लेकिन डीजे का अपना एक टाइम है, आप लोग मिसयूज कर लेते हैं, वो एक अलग चीज है। जब आप डीजे लगाते हैं तो आपको आपके नगर से जो भी उसका अधिकारी रहता है, एसडीएम या कलेक्टर, वहां से परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी एक टाइमिंग होती है कि आप इतने समय तक ही बजाएंगे। अस्पताल के पास आप नहीं बजाएंगे, बच्चों के कोई अनाथालय है वहां नहीं बजाएंगे, वृद्धाश्रम है वहां नहीं बजाएंगे, ऐसी कुछ सारी शर्तें होती हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ही आपको चलाना है, मतलब किसी को नुकसान ना हो। मान लीजिए अस्पताल के सामने आपने डीजे चालू कर दिया, अब हार्ट का पेशेंट है, आपने डीजे फुल बोले कोई भी गाना आपने चला दिया कि चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, आपको जो चांद तारे टूट रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो फिर तो आप तो अपनी खुशी मना रहे थे, लेकिन आपकी खुशी से या आपके गम से उस तीसरे का तो कोई लेना देना नहीं था, वो तो निकल लिया ऊपर। तो क्या सही है? नहीं है। तो इन सब चीजों पर क्या है, रोक लगाई गई है, शांतिपूर्ण ढंग से करना है। अगर आप डीजे वगैरह का भी उपयोग करते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है, नियम ऐसा ही कहता है। आप लोग बिना परमिशन के चले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बगल वाला शिकायत कर देता है तो पुलिस आ जाती है तुरंत, तो फिर कम करना पड़ता है कि नहीं? तो ये शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने, सम्मेलन होने, जमा करने का अधिकार है। संगठित होने के बारे में यहां पर बात की गई है कि संगठित होने या कोई संगठन बनाने के बारे में बात की जा रही है ना, कि आप कैसे संगठित हो सकते हैं। संगठित होने के लिए संगठन बनाना पड़ेगा। संगठन के उदाहरण अगर मैं आपको दे दूं, कई सारे होते हैं। जैसे आप विद्यार्थी संगठनों की बात करते हैं, विद्यार्थी संगठन आपने कई सारे देखे होंगे। अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर लें, ये भी एक संगठन है ना। अगर आप और दूसरे, जैसे आप एनएसयूआई के बारे में बात कर लेते हैं, एनएसयूआई है ना, ये एक नेशनल स्टूडेंट यूनियन करके है। एक आप संगठन देखते हैं एवी, अखिल भारतीय, एबीवीपी है ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आपने ये सब संगठन है ऐसे। और ये तो बड़े संगठन हो गए जिनको आप जानते हैं। अब मैं कुछ छोटे संगठनों के नाम लेता हूं। आपने देखा होगा कि आप किसी कॉलोनी में रहते होंगे तो बोलते हैं कि इस इलाके की रहवासी है ना, कहते हैं इस इलाके की रहवासी संघ है ना। और वो संघ क्या करता है, अपनी कॉलोनी को चलाने के लिए सबसे 100-500 रुपए मेंटेनेंस लेता है, कॉलोनी को चलाता है, टाइम पर चीजें ऑर्गेनाइज करता है। जैसे आपने देखा होगा दुर्गा उत्सव समिति, सुना है कि नहीं? कई सारी जगह आपको देखने को मिलता है दुर्गा उत्सव समिति।
ये संगठन है। तो आप संगठन अपना बना लो, आप बना लो कि अंकुर संगठन, आप बना लो अंकित संगठन, है ना, आप बना लो सोशल साइंस संगठन, कुछ भी आप बना लो, जो आपका मन करे वो बना लो, लेकिन वो संगठन किसी भी तरीके से गलत काम नहीं करेगा। इसी संगठित होने के अंतर्गत आपको दुकान वगैरह करने का, कोई फर्म खोलने का, आपने कोई दुकान खोल ली है, जैसे पतंजलि को आप देख लो, पतंजलि को अगर आप देखते हैं तो पतंजलि भी क्या है, एक संगठन है। आप टाटा को देखते हैं तो क्या है, एक संगठन है, फर्म है। आप रिलायंस को देखते हैं तो क्या है, एक संगठन है। अगर आप किसी भी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो ये सब क्या है, एक संगठन का पार्ट हो जाते हैं। तो आप वो संगठन बना सकते हैं, लेकिन वो देश के अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का मतलब भारत क्षेत्र के अंदर, कहां पर, भारत क्षेत्र के अंदर, भारत क्षेत्र के भीतर भ्रमण का अधिकार दिया गया। अपन जाते हैं ना गर्मियों में, बोले शिमला चलते हैं, कुल्लू मनाली चलते हैं, फिर ठंडी आ गई तो बोले साउथ में चलते हैं, है ना, बोले केरल घूम लेते हैं, तमिलनाडु घूम लेते हैं। तो ये घूमने का अधिकार आपको दिया गया है, जहां चाहे वहां आप घूम सकते हैं, जहां जहां पर भारत सरकार ने अलाउ किया। कुछ ऐसी जगह हैं जैसे बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं तो वहां पर अलाउ नहीं करते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार, आप देखते होंगे कई सारे लोग हैं किसी स्टेट के, रहते किसी स्टेट में है ना, फिर उनके बच्चे किसी और स्टेट में चले जाते हैं। तो आपको जहां मन करे आप पूरे भारत में वहां बस सकते हैं। कोई भी पेशा चुनने, मतलब अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग करी है, पढ़ा रहा हूं मैं, तो ऐसे आप हो सकता है कि आपने बीए किया हो, फिर उसके बाद आप कलेक्टर बन जाए, है ना, या हो सकता है कि आपने मेडिकल से एमबीबीएस कर लें आप, या मान लीजिए कि आप साइंस वाले हैं, आपने कलेक्टर आप चुने, आप कलेक्टर बने, आईएएस का टेस्ट निकाला, लेकिन 2 साल बाद मन भर गया, बोले हमको नहीं करना, समाज सेवा करनी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कोई भी पेशा चुन सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, बस शर्त आपको पता है कि आपके पेशे से और आपके व्यापार से देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये स्वतंत्रताएं आपको आर्टिकल 19 के अंतर्गत मिलती हैं। ये 6 की 6 क्लियर हो गई ना। अब अपन चलते हैं आर्टिकल 20 की तरफ कि अनुच्छेद 20 हमसे क्या कहता है। तो अगला क्या कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये कौन सा आर्टिकल आ गया, तो ये आर्टिकल 20 पर हम बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 20 पर बात कर रहे हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात यहां पर की जा रही है कि अगर दोष सिद्ध हो गया है तो उस स्थिति में क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने अपराध किया है और अपराध करके दोष सिद्ध हो गया है। अपराध क्या होगा, अपराध आपके ऊपर कुछ हुआ है और आपका जो दोष है वो सिद्ध हो गया है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 3 शर्तें लागू होंगी। 3 कौन कौन सी शर्तें लागू होंगी, उन पर हम चर्चा करने वाले। 3 शर्तें लागू होंगी। पहली क्या चीज लागू होगी यहां पर, तो पहली चीज जो लागू होगी कि आपको कोई पुराने कानून के तहत नहीं डाला जाएगा, मतलब पुराना कानून लागू नहीं होगा, ऐसा अपन बात करते हैं, पुराना कानून लागू नहीं होगा। फिर आपको क्या है कि 2 सजा नहीं मिलेंगी, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए, अपराध के लिए 2 सजा नहीं मिलेंगी। और दूसरा क्या है, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अब देखो पुराना कानून क्या, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई क्राइम किया है ना, यहां पर देखना अपराध क्या है, मान लीजिए कि आपने अपराध किया, किसी ने भी XYZ, आप तो अपराध करेंगे नहीं, किसी ने अपराध किया है और किसी ने हत्या का अपराध किया है। अब हत्या का अपराध मान लीजिए कि उसने किया है आज की तारीख में। आज की तारीख क्या है, आज की तारीख आप बताइए जल्दी से, अपन कोई सी भी तारीख ले लेते हैं। अपन ने 6 जून की तारीख ले ली, 6 जून 2023 की तारीख अपन ने ले ली, ये है ना, ये 6/6/2023 में किसी ने अपराध किया है। तो अब इसके ऊपर जो कानून है वो तो यही कानून लगेगा जो 6/6/2023 को भारत में लागू था। अब ऐसा नहीं होगा कि अपराध उसने 6/6 का किया और आप उसको उठाकर डाल दो, बोले 6/6/23 को किया है, व्यवस्था कर देते हैं, बोले 1995 में डाल दो, या आप डाल दो बोले 1895 का कानून लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
मतलब कि अपराध जिस दिन हुआ है, जो समय पर हुआ है, उसी समय का कानून आपके ऊपर लागू होगा। आपके अपराध को भी पुरानी या नई तारीख नहीं दी जाएगी। मतलब अपराध आज के दिन हुआ है तो आज के दिन के कानून लागू होंगे। आपके अपराध को आगे शिफ्ट नहीं कर सकते कि बोले ये परसों का अपराध है, ये नहीं बता सकते कि बीते हुए 5 दिन का अपराध है। आज का है तो आज के कानून लागू होंगे। अब आज आपके अपराध के लिए जो सजा व्यवस्था की गई है, जिस सजा की व्यवस्था की गई है, वही सजा आपको मिलेगी। पुराने से क्या है, नए से क्या है, कोई लेना देना नहीं है ना। तो यहां पर पुराना कानून लागू नहीं, साथ ही साथ लिख दो नया भी नहीं। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि अपराध आपने 6/6/2023 को किया, लेकिन अदालत में केस चलते चलते और ये हो सकता है 6/6/2030 को सिद्ध हो पाए कि आपने ये अपराध किया था। तो हो सकता है कि 6/6/2030 को उस वाले हत्या वाले अपराध में कुछ सजा बढ़ा दी गई हो, कुछ घटा दी गई हो सकता है कि सजा 20 साल 25 साल की कर दी गई हो। लेकिन आपके टाइम पर सजा 15 वर्ष की थी, तो आपको सजा कितनी मिलेगी, 15 वर्ष ही मिलेगी। अगर 2030 को सजा घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है, तब भी आपको घटी हुई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके टाइम पर सजा कितनी थी, 15 वर्ष की थी। तो आपको कितना मिलेगा, 15 वर्ष की सजा ही यहां पर मिलेगी। 15 वर्ष की सजा ही आप यहां पर प्राप्त कर पाएंगे मतलब भुगत पाएंगे। भाई कोई ऐसा नहीं है, पारितोषिक नहीं है कि प्राप्त कर पाएंगे। एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं मिलेगी। मतलब आपने एक, मान लीजिए कि हत्या किसी ने की है, हत्या की जो धारा लगती है आईपीसी में वो 302 लगती है ना। 302 में आप देखते हैं करीब 15 साल के लिए, 14-15 साल के लिए वो जेल में चला जाता है। तो 14-15 साल के लिए जेल में चला गया, तो एक ही हत्या करने के लिए उसको 2 जगह अलग अलग सजा नहीं मिलेगी। बोले निचली अदालत ने 15 साल दी, हाई कोर्ट ने फिर 15 साल दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने 15, बोले 45 साल की सजा, नहीं। एक ही अपराध के लिए उसको एक ही सजा दी जाएगी। दूसरा क्या है, उसे खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, बाध्य। मतलब आप कई बार ये कहते हैं कि अभियुक्त नहीं कर सकते, है ना, अभियुक्त नहीं कर सकते, खुद के खिलाफ अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। आप मतलब सरकार या प्रशासन जो है उसको मजबूर नहीं कर सकता। तो ये 3 बातें यहां पर थी जिनके बारे में हमने यहां पर जिक्र किया। नया पुराना कानून लागू नहीं होगा, एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी, और स्वयं के खिलाफ गवाही देने या अभियुक्त बनाने के लिए कोई हमको मजबूर नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 20 कहा करता था। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत की बातें आ गई हैं। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और रक्षा के अधिकार की बात करता है। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यहां पर देने की बात करता है। जीवन क्या है, अब बोले सर ऐसे विषय में चले गए, ये पढ़ाओगे क्या आप, जीवन क्या है, जीवन क्या है, किसको कहोगे कि जीवन क्या है। तो जीवन सबके लिए जीवन क्या है, इसकी परिभाषा हर एक व्यक्ति की नजर में हर एक व्यक्ति के लिए अलग है ना। हर व्यक्ति के लिए क्या है, ये अलग है जीवन क्या है। बाद में बात करेंगे दैहिक स्वतंत्रता की, या इसी में समझ लेंगे क्या है जीवन क्या है। तो जीवन हर व्यक्ति के लिए अलग है। अगर हम जीवन क्या है कि 2-4 उदाहरण ले लें, अगर मैं एक अमीर व्यक्ति का उदाहरण ले लूं और एक गरीब व्यक्ति का उदाहरण ले लूं और एक संत का उदाहरण ले लूं, इनके लिए जीवन क्या है, तीनों के लिए अलग है। अमीर के लिए व्यापार और बढ़ता जाए, अमीरी बढ़ती है। गरीब के लिए हमारा सर्वाइवल चलता रहे, विपत्तियां ना आए, बीमारी ना आए, काम चलता रहे। संत को बस खाने की जुगाड़ होती रहे, उसके लिए जीवन ये है, बाकी भगवान का भजन होता रहे। तो तीनों के लिए आप अगर जीवन देखें तो अलग अलग है। तो संविधान में अब जीवन क्या है इसको हमें समझाना पड़ा, बताना पड़ा, जनरलाइज करना पड़ा कि जीवन क्या होगा। तो इसको यहां पर बताया गया। जीवन मतलब गरिमापूर्ण जीवन से मतलब है कि आप अपना जीवन जी रहे हैं तो एक ऐसा जीवन जिए जिसमें आप सम्मान के साथ जी सकें, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे संत हो, सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी रहे हो। अब आप तीनों स्थितियों में है तो आपने घर बनाया होगा, कहीं रहते होंगे तो आपको रहने का अधिकार होगा, साथ ही साथ वहां पर स्वच्छ जल का अधिकार होगा, स्वच्छ वातावरण का अधिकार होगा। ऐसा अधिकार आपको दिए जाएंगे। आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपकी निजता के ऊपर कोई आक्रमण ना करे। निजता के ऊपर आप घर में क्या सूखी खाते हैं कि घी में खाते हैं कि दाल में खाते हैं, किसी कोई आपके इंटरफेरेंस ना करे। आपकी प्राइवेट चीजों पर, जो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें जबरदस्ती का इंटरफेयर ना हो। ये सब जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रॉपर हम काम कर रहे हैं, कमा ला रहे हैं, सो रहे हैं, अगर हमें कुछ गड़बड़ हम किसी का नहीं कर रहे हैं तो कोई हमारे साथ भी कुछ गड़बड़ ना कर सके। ये अधिकार यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ये यहां पर बताए गए हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कहेंगे, जीवन। बढ़िया खाने को मिले। अब यहां पर अगर अमीर की बात करेंगे तो ये रोज 5 स्टार में जाएगा, ये 5 स्टार में खाएगा, ये घर में खाएगा, ये मंदिर में खाएगा,
ये जहां का भी संत होगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर। अब 5 स्टार में खाएगा तो ये खाएगा तो कैलोरी के हिसाब से ही ना, ये भी कैलोरी के हिसाब से और ये भी कैलोरी के हिसाब से। मतलब शरीर को तो कैलोरी से मतलब है ना। शरीर तो ये नहीं कहता कि आप 5 स्टार में बैठे हैं तो बोले कैलोरी आ गई, कोई जरूरत नहीं है। मंदिर में बैठे हैं या मस्जिद में बैठकर आप खाना खा रहे हैं, बोले कैलोरी की जरूरत नहीं है, बोले यहां तो खाने की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा। तो अगर आप देखें कि शरीर की डिमांड क्या है, तो उसको भोजन चाहिए है और भोजन उसको अपनी क्षमता के हिसाब से चाहिए है। अब वो रूखी सूखी रोटी से भी कवर हो सकता है और पनीर और घी में डूबी रोटी से भी कवर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहां रहते हैं। शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन कैसे मिलना चाहिए, कैलोरी के आधार पर मिलना चाहिए। कैलोरी हर व्यक्ति के लिए लगभग फिक्स है कि हर व्यक्ति को लगभग उतनी कैलोरी मिलनी चाहिए खाने के लिए। शहर और ग्रामीण के आधार पर कुछ आपने अंतर देखे होंगे 10वीं में। आपने देखा होगा कि शहर का व्यक्ति 2100 कैलोरी में काम चला लेता है और गांव के व्यक्ति को 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये अंतर आप देखते हैं लगभग बराबर है 2100 से 2400 के बीच में। तो आपको क्या है कि भाई एक अच्छा खाना मिले। अब अच्छा खाना तो मिलेगा बेहतरीन। मान लीजिए कि अमीर यहां पर खाना खा रहा है, उसको पनीर की बेहतरीन सब्जी दी और पानी दिया पीने के लिए गंदा, मजा आएगा क्या? नहीं। तो स्वच्छ जल मिले, ये सबके लिए है ना, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। तो अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छा वातावरण, ये सारी चीजें इसमें मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होंगी तो ये जीवन हो गया। जीवन का मतलब सबके लिए अलग है। कोई घूम घूम कर जीवन काटता है, कोई एक जगह रहकर काटता है, कोई भगवान का नाम लेकर काटता है, कोई काम करते हुए काटता है, कोई पढ़े हुए काटता है। जैसे काटना जीवन सबके लिए है। तो सबके लिए जीवन क्या है, ये अलग है, लेकिन कुछ जनरलाइज चीजें हैं कि उनकी पर्सनल चीजों में कोई हस्तक्षेप ना हो, पर्सनल बातों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, है ना। ये यहां पर बोला गया एक अच्छा वातावरण, रहवासी इलाका, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। ये सारी बातें यहां जीवन के अंदर बात की गई है कि जीवन की रक्षा का अधिकार यहां पर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार आ गया, ये 21A के अंतर्गत आ जाएगा। ये अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 21A हो जाएगा। और इस 21A को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन है। 86वां संविधान संशोधन है। कब किया गया, 2002 के अंदर किया गया। तो इसमें क्या किया गया है, तो इसमें आपको देखना ये है कि इसके द्वारा एक बात की गई है कि यहां पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार यहां पर दिया गया है कि इनको कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई है कि इनका मूल अधिकार है, शिक्षा यहां पर दी जाए। यह शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत बात थी। पहले जीवन रक्षा के अधिकार के अंदर आता था कि भाई पढ़ा लिखा होगा तो ठीक होगा। अभी इसको एक अलग से अधिकार बना दिया गया, 21A, 21 का भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, 21 का भी कहते हैं, ऐसा भी लिखते हैं बहुत सारे लोग। तो ये भी सही है, 21 का भी सही है, 21A भी सही है। अब अगले अधिकार की तरफ चलते हैं। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार क्या हो सकते हैं। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार क्या हो सकते हैं, उनके अधिकारों के बारे में आपको यहां पर बात करनी है कि इनके और क्या क्या अधिकार आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्या क्या अधिकार यहां पर हो सकते हैं। तो ये सभी अधिकार आएंगे अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। तो अब क्या क्या हो जाएंगे, तो अब अभियुक्त तो सजा पाए हैं तो इनकी 3 शर्तें आप मान लीजिए, है ना। अब आप बोलेंगे सब में 3-3 आ रही हैं, तो क्या करें, 3-3 शर्तें आ रही हैं तो अपन 3-3 पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि मान लीजिए कि हमको सजा भूल गई है और हमें गिरफ्तार करने के लिए कोई आया है, तो हम पूछेंगे ना कि आप गिरफ्तार क्या कर रहे हो, पुराने वाले मामले में कर रहे हो कि कोई नया कांड हमने कर दिया है, हमें पता ही नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि किसी ने एक बार चोरी करी, गांव वाले उसको ही चोर समझने लगते हैं, बार बार उसको जेल में भेज देते हैं, बोले पुलिस आई, बोले वही होगा चोर। तो हमें कोई अगर पकड़ने आ रहा है तो हमें ये जानने का अधिकार है, कारण जानने का अधिकार है कि हमें क्यों पकड़ा जा रहा है। हमें पुराने वाले कांड के कारण पकड़ा जा रहा है कि कोई नया हमारे नाम से चिपका दिया गया। मतलब आपको अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। क्या है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। ठीक है। अब हमको गिरफ्तार कर लिया गया है तो गिरफ्तार करके कहां ले जाओगे, अपने घर ले जाओगे, हलवा पूरी खिलाओगे या जेल ले जाओगे। तो अब अगर आप हमको गिरफ्तार कर रहे हो, मान लो आपने हमको मारा पीटा, कुछ दिन रखे रहे आप कैद में, तो फिर क्या करेंगे, तो अरे यार तो ये तो लफड़ा हो जाएगा। तो फिर अब क्या है, दूसरी बात क्या है कि आपको 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर आपको कहां ले जाना पड़ेगा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा।
मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों करना, ताकि मजिस्ट्रेट देख ले कि वही व्यक्ति है और उसका मेडिकल करवाने के लिए बोल दे, फिर आपको बोल दे पुलिस को कि आप रिमांड पर ले लो और इनसे पूछताछ कर लो कि इन्हें और क्या क्या किया, जो भी है कारण। तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना है, याद रखना है। दूसरी चीज कि जब हमको पकड़ लिया गया है, मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया गया है, केस चल रहा है, जो भी मामला है, हम इस दौरान अपना वकील कर सकते हैं, अपना वकील करने की स्वतंत्रता। अब वकील क्यों कर रहे हैं, मैं यहां पर देखिए भाषा थोड़ी सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। वकील का मतलब क्या होगा कि वो आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि वकील या जो वकील साहब होते हैं या एडवोकेट होते हैं, इनका धर्म होता है कि जिसके पक्ष से लड़ते हैं उसको बचाने का काम करते हैं। तो आपकी तरफ से आपका पक्ष कौन रखेगा, ये वकील साहब रखेंगे, है ना। कि आपको पकड़ा गया है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गया, केस चल रहा है, तो ये आपका क्या करेंगे, ये आपका पक्ष रखने का काम करेंगे। ये 3 बातें आप किसमें देख सकते हैं, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने क्या क्या देख लिया, तो हमने ये सारी चीजें देख ली। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, फिर इसके बाद हमने देखा अपराधों के लिए 20, फिर हमने जीवन रक्षा तो 21, फिर हमने शिक्षा 21 का, और उसके बाद हमने क्या देख लिया, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार। ये अधिकार हमने यहां पर देख लिया। तो ये वाला अधिकार यहां पर क्या हो जाता है, खत्म। स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाता है, खत्म। अब अगले अधिकार की चर्चा अगले वीडियो में होगी। मैग्नेट पेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है, मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो ये वीडियो आप कहां देख सकते हैं, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, 100% फ्री। आपको हमारे ई नोट्स और ई बुक्स अगर आप चाहिए तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इनके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंच के हिंदी चैनल मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।